नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। आज तारीख है सितंबर 23 और वी विल सी द करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस ऑफ सितंबर 23। लेकिन सबसे पहले आज दो इम्पॉर्टेंट वीडियोस, छोटे वीडियोस ऑलरेडी हम इस चैनल पर डाल चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो शॉर्ट वीडियोस के टर्म्स में वो चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। जो दो वीडियो डाले हैं, पहला वीडियो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर बिल्स और फार्मर प्रोटेस्ट। तो उसमें मैंने ये कवर किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, एग्रीकल्चरल बिल्स उनको समराइज़ किया है और फार्मर प्रोटेस्ट और उनकी डिमांड क्या है वो उस वीडियो में मैंने मेंशन किया है। आप इस चैनल पे आज ही मैंने डाला है, आप वो देख सकते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलरेडी न्यूज़ में है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी क्या डिमांड है और गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है शॉर्ट वीडियो में। दूसरा जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ वो है लेबर लॉ से रिलेटेड। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें क्या क्या प्रावधान है वो सभी का वीडियो बना के मैंने डाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी भी वो आपकी एक्चुअल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो या फिर माइग्रेंट हो, वो या उनके परिवार के लोग, तो उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं सरकार दे रही है और अपने एम्प्लॉय से या कंपनी या फैक्ट्री के मालिक से क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं, वो लॉस उनसे रिलेटेड है। सो उसमें जितना अभी गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में लाया है उसको कंसोलिडेट करके समराइज़ करके वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है। तो छोटा वीडियो है, दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो हम शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है रिलेटेड है ये जो एग्रीकल्चर बिल्स है उससे रिलेटेड जो अपोजिशन था उन्होंने वॉकआउट कर लिया है और बॉयकॉट कर दिया है पार्लियामेंट के जो सेशन है, रेस्ट ऑफ द सेशन राज्यसभा का, उसको लेके। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये जो बिल्स थे, कृषि विधेयक जो थे, एग्रीकल्चर जो बिल्स थे, उनको पास करा दिया गया राज्यसभा से, पार्लियामेंट से वो पास हो गया। जो विपक्षी दल थे, अपोजिशन था, वो चाहते था कि उसमें डिबेट हो और डिबेट होने के बाद में स्प्लिट ऑफ वोट्स हो, मतलब वोट काउंट किए जाए उसमें। लेकिन वो नहीं हुआ, वॉइस वोट से उसको पास कर दिया गया। उसके बाद में काफ़ी हंगामा हुआ, रकस क्रिएट हुआ राज्यसभा में। और उसके बाद में जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उन्होंने जो मेंबर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया जो रकस क्रिएट कर रहे थे, और उसके विरोध में इन्होंने बॉयकॉट कर दिया है। ये सब का बेस क्या है? वो है एग्रीकल्चर बिल्स। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका, आज भी मैंने डाला, वो वीडियो डाला हुआ है, आप इसको ज़रूर समझ लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार ये न्यूज़ में रहने वाला है। कृषि विधेयक और इससे रिलेटेड जो बहस है लगातार होती रहेगी। तो ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अगेन इंडिया चाइना के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बातें कर चुके हैं। अभी भी 6th लेवल ऑफ जो बातचीत है वो हुई है भारत और चाइना के जो कमांडर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में, और अभी भी कोई कंक्रीट कंक्लूजन नहीं निकला हुआ है। तो इसको मैं लगातार कवर कर रहा हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स इसमें आते रहेंगे वो आपको मैं बताते रहूँगा इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ है, कुछ हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको मालूम होगा कि दिल्ली विधानसभा की तरफ से फेसबुक के जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, उनको न्यूज़ एक समन गया था, उसके खिलाफ में चैलेंज किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जेनरिक न्यूज़ है। नेक्स्ट सारी न्यूज़ है उससे रिलेटेड। पंजाब में जो कांग्रेस है पार्टी है उनके द्वारा और अकाली दल जो है उसके द्वारा भी जो फार्मर बिल्स है उनको अपोज किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में इसका ज़्यादा अपोजिशन क्यों हो रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी मैंने आज की वीडियो में कवर किया हुआ है कि क्यों पंजाब के जो फार्मर्स हैं इतना एजिटेटेड है। तो उसका कुछ रीज़न है, लेकिन वो रीज़न आपको उस वीडियो में मिलेगा। क्यों बिहार में उतना इसका विरोध नहीं हो रहा है, उसका भी आपको कारण मालूम चलेगा इसी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिटोरियल में। एडिटोरियल में एक अच्छा एडिटोरियल है ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। 75 साल 75 ईयर्स हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के 1945 के गठन के बाद में। बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, गठन इसका हुआ था 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉलो अप में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था, वो काम नहीं किया।
जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने एड्रेस में, जो 75th ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो सेशन था उसके संबोधन में ये कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये आउटडेट हो चुका है। इट हैज़ बिन आउटडेटेड। क्यों आउटडेट हो चुका है? क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए जाना आवश्यकता है, क्योंकि जब इसका गठन हुआ था उस समय की रियलिटी कुछ और थी, और इसके जो परमानेंट मेंबर थे वो मेंबर थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत प्राप्त की थी। फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, रशिया और फिर चाइना। तो ये सभी एक तरफ के थे। इनके अपोजिट जर्मनी और बाकी जो कंट्रीज़ थी उसके सहयोगी, उन सभी को हार का सामना करना पड़ा था। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर था उस समय का ये था कि आप वर्ल्ड वार में जीत गए हैं तो आप उसके परमानेंट मेंबर बन गए। लेकिन आज की डेट में जो वास्तविकता है वो चेंज हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन, आपको मालूम होगा, यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी उसके मैक्सिमम सभी उसके सदस्य हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, और 10 जो है वो टेम्प्रोरी हैं। और उसमें भारत भी 2021 में उसके मेंबर बनने जा रहा है, उसका सदस्य रहेगा। तो भारत का ये कहना है कि जो G4 ग्रुप है, G4 ग्रुप क्या है? ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान, इनको भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, किसमें? परमानेंट जो मेंबर्स है उसके रूप में। और भारत की दावेदारी और मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक पावर भी है, प्लस भारत की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो चुकी है या होने जा रही है। तो भारत का परमानेंट मेंबरशिप उसमें मिलनी चाहिए। और उसके बाद इसका भी ये जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि जो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा है। कैसे है? क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं यूनाइटेड नेशन में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि गुटबाजी बहुत चल रही है। फॉर एग्जांपल चाइना जो है उसके कुछ गुट के लोग हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, उसके ग्रुप के लोग, और उसी तरीके से जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके के से कनेक्टेड है। सो पाकिस्तान पे कभी जब भी कोई कार्रवाई की बात आती है चाइना उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। तो इस तरीके से ये गुटबाजी की वजह से कोई भी सही डिसीजन यूनाइटेड नेशंस में नहीं लिया जा पा रहा। उसके बाद कोरोना का एग्जांपल दिया। कोरोना में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और WHO ये सभी फेल हो गए, क्योंकि इसमें कोई भी कंक्रीट डिसीजन नहीं ले जा सका। तो ये अब ज़रूरी ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बदलाव लाया जाए और कुछ चेंजेस लाया जाए। उसके बाद जो राइटर ये भी कह रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, परमानेंट मेंबर्स और वीटो को लेके, तो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। सो ये हम सभी मानते हैं। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था इसी चैनल पे, मेंस का क्वेश्चन। आई होप आपको याद होगा। नहीं तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं। अपना भी इनफैक्ट आप इसमें ट्राई कर सकते हैं एक आंसर लिखने का। यूनाइटेड नेशंस को पूरा आप रिव्यू करिए और इसमें आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस प्रपोज आप करते हैं वो लिखिए। नाउ ये है भिवंडी में, महाराष्ट्र में। आपको मालूम होगा बिल्डिंग कोलैप्स की थी और उसमें काफ़ी लोग की मृत्यु हो चुकी है। और तो ये एक राइटर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है और वहाँ पे बारिश भी है, मानसून के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उससे काफ़ी डेथ्स भी हुई है, बिल्डिंग क्रम्बल्स कर जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो म्यूनसिपैलिटी है या गवर्नमेंट है उनको इंसेंटिव देना चाहिए जिससे कि लोग अपने पुराने घरों को रिपेयर करें। ऐसा करना चाहिए। ये एडिटोरियल क्या है? ये ई लर्निंग को लेके है। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग ये है कि आप ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस पढ़ाई को अपनी पढ़ाई करें, एजुकेशन प्राप्त करें। तो क्या क्या माध्यम है? आपके माध्यम है यूट्यूब, आपका एक माध्यम है जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, ये ई लर्निंग का माध्यम है। इसके साथ ही साथ आप कंप्यूटर के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, रेडियो के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आप DTH पे आपको अगर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी माध्यम है ई लर्निंग का। तो राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर बेसिकली ये कह रहे हैं कि ई लर्निंग जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गए, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? स्कूल कॉलेज नहीं है तो पढ़ाई फिर या तो अपनी किताब से सेल्फ स्टडी करिए या फिर आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखना वो कर सकते हैं, या फिर जूम ऐप से या बाकी इस तरीके के ऐप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी क्लासेस हो सकती हैं, या अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आपकी क्लासेस जो है वो कंडक्ट कराई जा सकती है। तो राइटर का क्या कहना है? राइटर का ये कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है, गरीबी और अमीरी की दिक्कत है। जो लोग पैसा जिनके पास है थोड़ा, तो वो तो अपने बच्चों के लिए
कंप्यूटर मोबाइल खरीद सकते हैं कि वो पढ़ाई करे, जो गरीब हैं वो नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़ा तबका है, आपने देखा होगा कोरोना में माइग्रेशन के टाइम जब माइग्रेंट्स मूव किए तो बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है क्वालिटी, कि जो वीडियोस डाले जाए उनमें क्वालिटी हो। और मैक्सिमम वीडियोस यूट्यूब पे जो हैं वो क्या है, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे, ये सब चीज़ें बता देंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं करेंगे। तो इस पे भी ये राइटर बात करते हैं। साथ ही साथ जो स्कूल्स के लिए वीडियो है, साइंस के, मैथ्स के, उसमें भी वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड सिर्फ है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाए। और उसी के तहत ये उम्मीद करते हैं फिर राइटर कि आने वाले दिनों में सुधार इसमें देखने को मिलेगा। सो ये नया अभी है, अभी लेट्स सी क्वालिटी ऑफ द वीडियो, तो ये हरदम एक डिस्प्यूट रहेगा। ये क्या है? ये मैं ऑलरेडी कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जो था उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। क्यों चैलेंज किया गया? वो ये कहा गया कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में है। क्यों इंग्लिश और हिंदी में रहता है? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 का, उसके तहत इंग्लिश और हिंदी में ही पब्लिकेशन होगा। कानून, कोई भी कानून या कोई भी एक्ट है तो इसी का हवाला लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही पब्लिश किया था। फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने ये कहा था, दो राज्यों के दो हाई कोर्ट्स ने, उन्होंने ये कहा कि इसके सभी के सभी 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाए। नाउ ये 22 लैंग्वेजेस कौन है? ये शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेस है। मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं आंसर दिया था या जो लोग नए जुड़े हैं मैं फिर से पूछूंगा, शेड्यूल 8 में कौन कौन से 22 लैंग्वेजेस है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से लेटेस्ट जुड़े हुए लैंग्वेजेस हैं। तो 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करना। नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करने से जो उसकी मूल भावना थी वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो चीज़ हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं, अगर हम उसको बोडो में कन्वर्ट करेंगे, संथाली में कन्वर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि हम उसी भाव को रिप्रेजेंट ना कर पाए, जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हम भटक जाए। तो इसीलिए हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको ऐसा करना चाहिए। और फिर वो अपनी बातें कह रहे हैं किस तरीके से उसको घुमा दिया इन्होंने। ये कहा कि ये लैंग्वेज इशू भी है, और लैंग्वेज के आधार पे ही राज्यों का गठन हुआ था 1956 में, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी बनी थी। तो ये अलग उसकी भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि UIDA जो आधार है, आधार में भी ये प्रावधान है कि किस भाषा में आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं। इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कानून को भी इस भाषा में सभी भाषाओं में होना चाहिए। फिर वो देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कानून जब तक समझ में ही नहीं आएगा तो नेचुरल जस्टिस नहीं होगा। जो भी कानून है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, तभी मातृभाषा में जब कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली, तो ही ये माना जाएगा कि आपने ठीक से समझाने की कोशिश की है। और वो एग्जांपल दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में ये बात कर रहे हैं कि 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और सभी 24 के 24 लैंग्वेजेस में उनको कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद में सभी राज्यों से कन्वर्ट करके मांगा था। जो राज्य थे वो खुद ही नहीं दे पाए थे। फॉर एग्जांपल बोडो भाषा में आना है तो आसाम से आना पड़ेगा, संथाली भाषा के लिए आपको झारखंड से लेना पड़ेगा। तो ये वो स्टेट्स उस भावनाओं में दे नहीं पाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि इसको ये जो ऑर्डर है इसको क्वैश किया जाए। लेट्स सी नाउ। और क्या है, और न्यूज़ है कोरोना से संबंधित है। इसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो आई होप कि इसमें कोई नई आपको जानने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, RT-PCR टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, कई वैक्सीन्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है। तो वी हैव डिस्कस्ड अलॉट, तो उसी को कंक्लूड किया गया है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है कोई चीज़ की तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा ना। बुकर प्राइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज़ है इस अरुंधति रॉय, इनको बुकर प्राइज़ मिला था ना। क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें काम करिए, सिर्फ सुनिए मत, आप कुछ आंसर भी करिए। तो मुझे आप बताइए कि बुकर प्राइज़ का गठन कब हुआ था, और अरुंधति रॉय के अलावा और किन किन लोगों को अगर मिला है तो उनका नाम लिखिए, और लेटेस्ट किसको बुकर प्राइज़ मिला है उसका आप नाम लिखिए। हालांकि जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि ये कॉलोनियल हैंगआउट है, अंग्रेज़ों के टाइम से चली वाली या अंग्रेज़ों के गुलामी टाइप की चीज़ें हैं, तो इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, हमारा खुद का स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए अवार्ड्स देने का। लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस पूछा उसको आप ज़रूर आंसर करिएगा। ओके नाउ, इसके अलावा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है चीज़ें।
वो सभी, लेकिन वो सारी पॉलिटिक्स किस चीज़ पे हो रही है मैंने आपको बता दिया, वो लेबर लॉ से हो रही है और एग्रीकल्चर से। उसके वीडियो ऑलरेडी है ना, देखिए ये फिर से आ गया, ये बार बार आएगा। ये भी एक लोकसभा में जो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल, ये मैंने आपको बताया था इस चैनल पे, फिर से बता देता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज बिल चेंज कर दिया गया JNK का। उसमें क्या क्या लैंग्वेज कर दी है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है। किसकी? JNK यूनियन टेरिटरी की। पहले कौन क्या थे? सिर्फ इंग्लिश और उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन अब कौन कौन सी? कश्मीरी, डोगरी और हिंदी इनको भी कर दिया गया है। ये क्या है? ये लेबर लॉस बिल्स हैं। लोकसभा क्लियर 3 लेबर बिल्स, लोकसभा में 3 लेबर बिल पास हो गए। क्या है? मैं ऑलरेडी मेरा वीडियो उसमें आप देखिएगा, छोटा वीडियो है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये क्या है? ट्रेड यूनियन प्लान्स प्रोटेस्ट। ट्रेड यूनियन क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो उस वीडियो में मैंने बता रखा है। उनके स्ट्राइक और बाकी जो सुविधाएं हैं उस पर एक फ़र्क पड़ा है, तो आप उसको देखिए, आपको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है फार्म बिल्स, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन अनदर बिल और अमेंड करंट वन। तो ये स्वदेशी जागरण मंच है, ये RSS से संबंधित है। इन्होंने भी कहा है कि उस बिल में कुछ चेंजेस किए जाए। क्या चेंजेस किए जाए आप देखिए वीडियो, आपको मालूम चलेगा। MSP से रिलेटेड है वो, और MSP मैंने आपको समझा भी दिया, उसमें पूरी चीज़ मैंने एक एक चीज़ समझा दी आपको कि MSP है क्या, पूरी कहानी MSP की है और कहाँ पे आप बेच सकते हैं। तो मैं इसमें समय वेस्ट नहीं करूँगा, छोटा वीडियो आप देखिए, और वो वीडियो जब भी चाहिए आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए मैंने उस वीडियो को अलग से बनाया है कि कभी भी आपको चाहिए तो एग्ज़ाम से पहले छोटा वीडियो 4-5 मिनट देख लेंगे तो आप अपडेट हो जाएंगे उसमें। सो दैट्स ऑल, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। और व्हाट एल्स? वैक्सीन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैक्सीन के बारे में मैंने कोरोना के बताया था आपको। भारत में एस्ट्राजेनेका के साथ में सीरम इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, और जो रशिया की वैक्सीन थी उस पर रेड्डी लैब्स जो है वो काम कर रहे हैं। किस लिए? फेज़ 3 की ट्रायल के लिए। व्हाट एल्स? बाकी चीज़ें हैं, जनरिक न्यूज़ हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस अप। ये है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन जो मैंने अभी बताया आपको कि हमारे जो PM हैं उन्होंने जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया था, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी संबोधित किया। और उन्होंने जो उनका जो मेन बात है, उन्होंने ये कहा कि चाइना को अकाउंटेबल करना चाहिए कोरोना वायरस को लेके। फिर ये न्यूज़ है श्रीलंका से, ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि 20th अमेंडमेंट जिसमें कि राष्ट्रपति की पावर बढ़ाई जा रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बिल वो लाया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका की पार्लियामेंट में। तो ये भी पहले हमने कवर किया हुआ है, लेकिन इसमें जब ये पास होगा तो बताऊंगा। उसी तरीके से चाइना ने भी यूनाइटेड नेशन को संबोधन जो किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि चाइना कोई भी इस तरीके का जो है अपना एरिया बढ़ाना या किसी को डराना, किसी स्टेट को, वो एम्बिशंस नहीं रखता है, और पीसफुल राइज में बिलीव करता है। बट हालांकि वी नो वेरी वेल कि चाइना के क्या इंटेंशंस हैं, बट ये चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनका ये कहना था। नाउ वी हैव रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो बोरविंग है, जो राज्यों की बोरविंग है वो 45% बढ़ गई है दिस फिजिकल ईयर में। क्यों? बोरविंग का मतलब उनकी जो रिवेन्यू है स्टेट्स का वो कम हुआ है, तो पैसा उन्होंने बोरो किया है। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पैसा बोरो किया है। और क्यों बोरो करना पड़ा? बिकॉज ऑफ कोरोना, जो उनको नुकसान हुआ उनके रिवेन्यूज़ में, टैक्सेस कम मिले हैं, GST कम हुआ है, तो ये सभी में। एंड रेस्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ IPL में मैंने आपको बताया था, एक जो क्वेश्चंस था वो बायो बबल, वो ऑलरेडी मैं आपको पूछ चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा तो मैं आपको आई विल आस्क। सो दिस इज़ ऑल। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो मैंने आपको वीडियोस बनाए आप उनको देख लीजिए एक बार। फार्मर्स रिलेटेड है, और बाकी आपका इट्स रिलेटेड टू जो लेबर लॉ, एक बार आप देख लेंगे। देन आई विल आस्क अ मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, वो मैं कल पूछूंगा। लेकिन उससे पहले आप पढ़ाई कर लीजिए ये दोनों वीडियोस के ऊपर, उससे संबंधित। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। थैंक यू।